वेलकम दोस्तों माय चैनल शाहनवाज 10th मैथ एजुकेशन रिसर्च पर। आज दोस्तों नई वाली बुक के अनुसार प्रश्नावली 3.4 के 1 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन और पुरानी वाली बुक के अनुसार प्रश्नावली 3.5 के 1 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको दोस्तों कि अगर इसको सॉल्व करने के बाद अद्वितीय हल हो तो उसको हम वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। तो किस कंडीशन में अद्वितीय हल होता है और किस कंडीशन में अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, या किस कंडीशन में कोई हल नहीं होता है, तो आप जानते होंगे। चलिए आपको हम शुरू करते हैं किस कंडीशन में होता है। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि पहला और दूसरा बराबर नहीं है, इसको केवल एक हल यानी कि अद्वितीय हल होगा। इसी विधि में अगर हो तो हमको वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात करने के लिए होगा। ठीक, अगर पहला दूसरा तीसरा यानी तीनों बराबर हो तो इस स्थिति में अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अगर फिर पहला दूसरा बराबर हो लेकिन तीसरा बराबर नहीं हो, इस स्थिति में कोई हल नहीं होता। चलिए वह क्वेश्चन मेरा कौन सी विधि में आता है, कोई हल नहीं होता या अपरिमित रूप से अनेक हल होता है या केवल अद्वितीय हल होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों कि दिया इस समीकरण को पहले हम बराबर में 0 यानी कि बराबर में 20 है, इसको इस पर तो माइनस के हो जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा। पहले इसको हम समीकरण के रूप में लाएंगे। तो 3x माइनस 5y और जो बराबर के इस पर है इसको भेजेंगे तो माइनस के 20 हो जाएगा और बराबर कितने में बराबर 0 बचता है। ठीक, और सेम उतार देंगे 6x माइनस 10y और जब इसको भेजेंगे तो माइनस 40y हो जाएगा और बराबर 0 बचता है। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए अब हम इसको इस प्रकार मानेंगे कि लिखेंगे दिया गया समीकरण का तुलना रैखिक समीकरण, ठीक, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप से करने पर ठीक ना। तो इस व्यापक रूप क्या होता है समीकरण का, इस प्रकार होता है ax प्लस by और प्लस के c, इस पर होगा और सेम उतार लेंगे ax प्लस by और प्लस c। सिर्फ इसमें क्या करेंगे 1 1 1 2 2 2 लगा देंगे। ठीक, आप जानते होंगे दोस्तों कि ये x, देखिए ये के जगह पे समय में क्या है 3 है तो ये का वैल्यू 3 हो गया, और b के जगह में क्या है 5 है, -5 है तो -5 b का वैल्यू हो जाएगा, और c है, देखिए c के जगह में -20 है तो c का वैल्यू -20 हो जाएगा। इस प्रकार से हम मान सकते हैं, इस प्रकार से a1 b1 c1 कर रहे हैं, उसी प्रकार से नीचे वाला 2 का वैल्यू हो जाएगा। तो हम इतना मान लेते हैं सिर्फ और सिर्फ कि डायरेक्ट हम तुलना करते हैं। ठीक है, अनुपात निकालते हैं। तो ये 1 बाई ये 2 बराबर ये 1 का वैल्यू देखिए, ये 1 का वैल्यू देखिए 3 है तो 3 बैठा देंगे, और बट्टा बी ये 2 का वैल्यू कितना है, देखिए ये 2 का वैल्यू 6 है तो 6 बैठा देंगे। 3 कम 3 और 3 दूना 6 बराबर 1/2, और निकालते हैं b1 का वैल्यू, b1 बट्टा b2 बराबर, देखिए b1 का वैल्यू कितना है, b1 का वैल्यू देखिए यहाँ -5 तो -5 बैठा देंगे, और बट्टा b2 का वैल्यू देखिए -10 है तो -10 को भी बैठा देंगे, -10, और माइनस काट दें तो 5 कम 5 5 दूना 10, तो आपका 1/2 b1 b2 का वैल्यू 1/2 निकल गया है। अब निकालेंगे c1/c2 का वैल्यू, c1/c2 बराबर c1 का वैल्यू देखिए, c1 का वैल्यू -20 है तो -20 बैठा देंगे,
कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए अब C2 का वैल्यू देखिए, C2 का वैल्यू -40 है तो -40 बैठा देंगे। देखिए माइनस और माइनस काट देंगे और 20 एकम 20 और 20 दूना 40। देखिए 1/2 यानी कि A1/A2 बराबर भी 1/2 और B1/B2 बराबर भी 1/2 और C1/C2 बराबर भी 1/2 है। तो आपको सिंपली मान लेना। देखिए पहला दूसरा तीसरा तीनों बराबर है। इस स्थिति में हम क्या होगा, ये अनेक हल है। देखिए अनेक हल है तो हम यहाँ लिख सकते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इस स्थिति में आप लिख सकते हैं कि अनेक हल है, अनेक हल है। देखिए हमको बोला कि अद्वितीय हल स्थिति में, जब अगर स्थिति अद्वितीय हल हो तो उसी की स्थिति में हमको वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात करने के लिए बोला है। तो मेरा अनेक हल है, इसीलिए वज्र गुणनखंड विधि से ये हल नहीं होगा। तब तक के लिए यहीं तक। अगर किसी प्रकार के डाउट हो तो हमें आप कमेंट कर सकते हो, तो हम सुधारने के प्रयास जरूर करेंगे।